Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. Here we will discuss this chapter with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first term used here is reproduction. It basically ensures the continuity of the species generation after generation as the older individuals undergo senescence and they die. यानी कि जो रिप्रोडक्शन है ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये उनकी जनरेशन को आगे की तरफ लेके जाता है और जो पुराने वाली जो उनकी जनरेशन है वो सेनेसेंस स्टेज में जाती है और अल्टीमेटली उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. सेनेसेंस का मतलब होता है जो ओल्डर एजेस हैं वो. The flower is a modified stem which function as a reproductive organ as a and bears ova and the pollens. यानी कि जो फ्लावर है वो एक टाइप की स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है और ये एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है और इसके अंदर ओवा और पोलन ग्रेन्स रिस्पेक्टिवली मिलते हैं. अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 whorls that are calyx, corolla, androecium and gynoecium respectively. The calyx are also called as sepals, whereas the corolla are also called as petal. Androecium is the male reproductive part of the flower and the gynoecium is the female reproductive part of the flower. So here we will discuss about these reproductive organs in details. So first is pre-fertilization structure and events. यानी कि जो fertilization है उससे पहले पहले कौन कौन से structures की formation होती है और क्या क्या जो events हैं processes हैं वो यहाँ पे होते हैं. The several structures and the hormonal changes lead to the formation and the development of flower primordium. यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं प्लस बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और इन्हीं दोनों की मदद से फिर फर्दर जो फ्लावर के अंदर चेंजेस हैं और जो और चीज़ों का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो पाता है. इन द फ्लावर्स द मेल एंड्रोशियम एंड द फीमेल गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. यानी फ्लावर्स के अंदर जो एंड्रोशियम है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो गाइनोशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फर्दर इनके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है. मेल गैमेट इज पोलन ग्रेन वाइल द फीमेल गैमेट इज ओवा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन. द स्टेमन्स हैज 2 parts. First one is filament and the other one is anther. The anther is a bilobed structure whereas the filament is a long cylindrical stalk and the end of this filament is attached to the thalamus or the petal. यानी कि जो फिलामेंट है ये एक लंबी से सिलेंड्रिकल स्टाल्क के जैसी स्ट्रक्चर होती है और इस फिलामेंट का जो एंड पार्ट है वो थैलेमस या फिर पेटल के साथ अटैच्ड होते हैं. वहीं अगर हम एंथर की बात करें तो ये एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है. The anther is a bilobed structure with each lobe having 2 theca, that is it is diathecous. यानी कि अब एंथर की 2 लोब्स हैं, बाइलॉब यानी कि 2 लोब्स और इसकी जो हर एक लोब है दोनों में इनके अंदर 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइथीकस टर्म भी इसके लिए यूज़ करते हैं. द एंथर इज अ 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 in each लोब. अब ये जो एंथर है ये एक 4-sided स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. यानी कि हर लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे क्योंकि ये एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है. और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये आगे जाके पोलन सेक के अंदर डेवलप हो जाते हैं. अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ 4 layers एंड दीज आर एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडल लेयर एंड द टेप्टम. यहाँ पे इसकी 4 लेयर्स होती हैं और इनके नेम रिस्पेक्टिवली यहाँ लिखे हुए हैं. द फर्स्ट 3 layers दैट आर एपिडर्मिस, एंडोथीकम एंड द मिडल लेयर, their function is of protection and they help in the dehiscence of anther, whereas the teptum is the innermost layer and it nourishes the developing pollen grains. यानी कि जो बाहर वाली 3 लेयर हैं उनका जो बेसिक फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का और इसके साथ साथ जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके डिहाइसेंस में भी ये जो तीनों लेयर्स हैं ये मदद करवाती हैं. वही जो चौथी और इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम टैप्टम नाम दिया जाता है, इस टैप्टम का बेसिक फंक्शन होता है कि जो पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का इसका काम होता है. This layer that is innermost layer called as teptum, it contains the cell with the dense cytoplasm and has more than 1 nuclei. Now the next term is sporogenesis tissue.
It is compactly arranged homogeneous cells which are present at the center of each microsporangium when the anther is young. यानी कि जब एंथर अपनी यंग स्टेज में होता है तो उसके अंदर जो उसका सेंटर है वहाँ पे कुछ होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं. होमोजेनस सेल्स का मतलब होता है कि वो सेल्स होंगी जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलती होंगी और एक जैसी होंगी. तो यहाँ पे वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स मिला के क्या बनाती हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करती हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. It is the process of formation of the microspore from the pollen mother cell through the meiosis. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है पोलन मदर सेल से. इस पोलन मदर सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं और यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज़ में आता है वो है मियोसिस. तो अब हमें ये चीज़ पता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर दो टाइप के डिविजन्स हो सकते हैं. पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस. जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसको हम इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो सेम रहते हैं. लेकिन जो मियोसिस है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं. तो यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजेंसिस ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे. As the anther develop, the cells of the sporogenesis tissues undergo meiotic division to form the microspore tetrad. यानी कि अब जैसे जैसे एंथर डेवलप होने लगता है तो ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू की जो सेल हैं इनके अंदर मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा और इनसे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर टेट्रेड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसएसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन. तो अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन चुके हैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एंथर अपनी मैच्योर हो जाएगा कम्प्लीटली और जब वो अच्छे से अपनी वेल स्टेज पे पहुँच जाएगा तब वो डिहाइड्रेट होगा और उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं ये एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो जाएंगे और फर्दर पोलन ग्रेन के अंदर ये डेवलप हो जाएंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन इन डिटेल अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड अबाउट द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन्स. So first here the thing we will discuss about is its diameter. The pollen grain diameter is about 25 to 50 micrometer. यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो लगभग 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का उसका डायमीटर होता है. The pollen grain has two layer walls and those are exine and intine respectively. यानी कि ये जो पोलन ग्रेन है इसकी दो लेयर्स होती हैं, पहली है एक्साइन और दूसरी है इंटाइन. First of all, we will talk about the exine layer of the pollen grain. This exine layer is made up of sporopollenin and it is the most resistant organic material known. It can withstand the high temperature and the strong acid and alkaline as well and no enzyme can degrade it. तो यानी कि जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस इसके ऊपर उन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता है और इसके साथ साथ कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है. स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड नीट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्साइन लेयर है पोलन ग्रेन की वो किस चीज़ से बनी होती है. देन द करेक्ट आंसर इज स्पोरोपोलेनिन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज germ pore. The aperture on the exine where the sporopollenin is absent is known as the germ pore and it forms the pollen tube. यानी कि जो पोलन ग्रेन है इसकी आउटर लेयर है एक्साइन और ये पूरी की पूरी स्पोरोपोलेनिन से बनी है. लेकिन एक्साइन के ऊपर एक ऐसा अपर्चर, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है और उस अपर्चर को हम जर्म पोर बोलते हैं. और इस जर्म पोर का फंक्शन होता है कि ये पोलन ट्यूब को अराइज करता है यानी कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स के अंदर से जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज इंटाइन लेयर. इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. यानी कि जो इंटाइन वाली लेयर है पोलन ग्रेन की ये कंटिन्यूस लेयर है यानी कि कंटिन्यूएशन में है प्लस ये बहुत ज़्यादा थिन है. और जो इंटाइन लेयर है ये सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है. Now we will talk about the time when the pollen grain matures. So mature pollen grain consists of two cells with the nucellus and those cells are vegetative and the generative cells respectively. यानी कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर दो सेल्स प्लस एक न्यूसेलस प्रेजेंट होता है
अब हम बात करेंगे इसके दो सेल्स की जिनका नाम है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल. The vegetative cell is bigger and has the abundant food reserve, whereas it also has a large irregular nucleus and it is responsible for the development of pollen grain. यानी कि ये जो वेजिटेटिव वाली सेल है पोलन ग्रेन के अंदर, इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली टू जनरेटिव सेल ज़्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो खाना है, जो फूड रिजर्व है वो प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में. प्लस इसके अंदर एक बहुत बड़ा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. Whereas if we talk about the generative cell, it is comparatively smaller in size and it is involved in syngamy and contains the dense cytoplasm and the nucleus. तब यहाँ पे क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है इसका साइज छोटा होता है अगर हम इसको कंपेयर करें वेजिटेटिव सेल के साथ. और ये जो जनरेटिव सेल है ये सिनगैमी के अंदर इन्वॉल्व होती है. ये जो टर्म है सिनगैमी, इसकी जगह हम फर्टिलाइजेशन जो टर्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं. ये एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं. प्लस जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ इन द 60% ऑफ द प्लांट द पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, वेयरएज इन द रेस्ट इट्स शेड एट द 3 सेल स्टेज. यानी कि जो पोलन ग्रेन है जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो ये दो कंडीशंस के अंदर शेड हो सकते हैं. पहली है 2 सेल स्टेज के ऊपर और जो तीसरी है वो है 3 सेल स्टेज के अंदर. तो जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो तो नॉर्मली 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं. यानी कि जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन हुई इन्हीं 2 सेल स्टेज पे वो फर्दर शेड हो जाएंगे. लेकिन जो रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स बचे उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 3 सेल स्टेज के ऊपर शेड होते हैं. हियर द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 गैमेट्स बिफोर द पोलन शेड. यानी कि जो रेस्ट 40% बचे इसके अंदर क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल थी ये खुद को माइटोसिस के जो सेल डिवीजन है उस प्रोसीजर से खुद को 2 गैमेट के अंदर डिवाइड कर लेगी इससे पहले कि पोलन ग्रेन शेड हो सके. तो इसीलिए ये किस कंडीशन के आया, 3 सेल स्टेज की कंडीशन के अंदर ये इंक्लूड हुआ. द पोलन ग्रेन्स ऑफ द मैनी स्पीशीज एग्जाम्पल द पार्थेनियम cause severe allergy and the bronchial diseases like the asthma, bronchial diseases, etc. तो अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके पोलन ग्रेन्स हमारे लिए एलर्जी का कॉज कर सकते हैं, यानी कि एज एन एलर्जन काम करेंगे. एलर्जेंस क्या होते हैं, यानी कि ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं. तो इसीलिए हम पोलन को एक टाइप का एलर्जन भी मान सकते हैं. तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं. फॉर एग्जांपल पार्थेनियम की जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे अंदर एलर्जी वगैरह कॉज करती हैं और कुछ केसेस के अंदर ब्रोंकियल डिजीज़ भी कॉज कर सकती हैं. यानी हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकीज प्रेजेंट होती हैं ये उनके अंदर भी बीमारी फैला सकती हैं. बीमारियों के भी एग्जाम्पल्स यहाँ बताए हुए हैं जैसे कि अस्थमा है और ब्रोंकियल डिजीजेस हैं और भी. द पोलन ग्रेन्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट एंड यूज्ड एज द पोलन टैबलेट एज द फूड सप्लीमेंट. अब चूँकि जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आजकल के टाइम पे लोगों ने इनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करना शुरू कर दिया है सो दैट कि अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको बढ़ाया जा सके. Nowadays, they are used as the pollen tablets or the syrups, and its consumption has been claimed to increase the performance of the athletes and the race horses. यानी कि इनको पोलन टैबलेट या सिरप्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है. प्लस माना जाता है लोगों का कि ये जो अगर हम पोलन ग्रेन्स का अगर कंजप्शन करें तो उससे जो एथलीट वगैरह हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है और इसके साथ साथ जो रेस हॉर्स होते हैं उनके भी वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवाया जा सकता है. द पोलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड. यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है अगर हमने उनको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए हमें क्रायो प्रिजर्वेशन वाली टेक्निक की मदद से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. अब यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन. तो यहाँ पे इनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है. यहाँ से नीट के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है उसको हम किस टाइप के जो सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे. तो द करेक्ट आंसर विल बी लिक्विड नाइट्रोजन. या फिर अगर उसका टेम्परेचर पूछा जाए तो -196 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज pistil, and now we will discuss about this in detail. The pistil, megasporangium and the embryo sac. The female reproductive part of a flower, यानी जो pistil है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का.
It can be monocarpellary or it can be multicarpellary. When we talk about the monocarpellary, then it contains of single pistil, whereas when we talk about the multicarpellary, then it has more than one pistil. यानी कि अब ये जो पिस्टल है उसके बेसिस पे ये दो टाइप की हो सकती हैं. द फर्स्ट वन इज मोनोकार्पलरी और दूसरी है मल्टीकार्पलरी. जब हम मोनोकार्पलरी की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे है एक ही पिस्टल प्रेजेंट होगा. वहीं जब हम मल्टीकार्पलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट होगा. जिस भी टर्म के आगे अगर मोनो शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है. तो अगर ये एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो उसके बेसिस पे जो मल्टीकार्पलरी है ये भी फर्दर दो टाइप की हो सकती है. दैट इज सिनकार्पस और एपोकार्पस. यानी कि जो एक पिस्टल था ये क्या हो सकता है कि आपस में एक से ज़्यादा हैं ये एक्चुअली, तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं आपस में और ये फ्री भी रह सकते हैं. तो अगर ये एक से ज़्यादा पिस्टल हैं और ये फ्यूज्ड हैं तब हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस. वहीं अगर ये एक से ज़्यादा हैं लेकिन फ्री हैं एक दूसरे से तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस. Now we will talk about the different parts of the pistil. The pistil is consist of three parts, that are stigma, style and ovary. Here the stigma is the first part of the pistil and it receives the pollen grain. यानी कि जो स्टिग्मा है वो पहला पार्ट है पिस्टिल का और ये काम करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन. यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो सबसे पहले पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा वाले हिस्से पे ही आते हैं. The middle part is the style and it is a cylindrical part beneath the stigma. And the last part is ovary which is a basal bulge part. यानी कि जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो कि स्टिग्मा से नीचे प्रेजेंट होता है. वहीं जो लास्ट पार्ट है वो है ओवरी और ये बेस पे प्रेजेंट होता है और प्लस ये काफ़ी ज़्यादा बल्ज पार्ट होता है एज कम्पेयर टू द अदर टू. Now when we talk about ovary, the ovaries has ovarian cavity. यानी ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है और इस ओवरियन कैविटी को हम लोक्यूल्स भी बोलते हैं. दिस ओवरियन कैविटी कंटेन्स द प्लेसेंटा. और ये जो ओवरियन कैविटी है जिसको हमने लोक्यूल भी बोला इसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा. एंड द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस द मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल. और जो प्लेसेंटा है उसका क्या काम होता है कि वो ओव्यूल को जनरेट करता है. यानी कि ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है, ओवरियन कैविटी के पास प्लेसेंटा है और जो प्लेसेंटा है वो मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं उसको जनरेट करवाएगा. अब यहाँ पे एक भी ओव्यूल अराइज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ओव्यूल अराइज हो सकते हैं. तो एक अगर ओव्यूल अराइज हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल है व्हीट एंड मैंगो. वेयरएज अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल आ रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल स्ट्रक्चर. The ovule, it is a small structure attached to the placenta. तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ओव्यूल है एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि किसके साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूनिकल. इट इज़ अ स्टैल्क बाय विच द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा. यानी कि ये जो ओव्यूल है ये एक स्टैल्क के जैसा स्ट्रक्चर है और इसी के थ्रू जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है. द नेक्स्ट वन इज हिलियम. It acts as a junction between the ovule and the funicle. तो ये जो इलियम वाला पार्ट है ये एक जंक्शन के जैसे काम करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में. द नेक्स्ट वन इज इंटीग्यूमेंट. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एनवेलप. जो इंटीग्यूमेंट है ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन करवाने का. द इंटीग्यूमेंट इज ऑफ टू टाइप, द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड द इनर इंटीग्यूमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोपाइल. It is a small opening on the tip of the ovule into where the pollen tube enters. यानी कि जो माइक्रोपाइलर है ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है ओव्यूल के बिल्कुल टिप के ऊपर और यहीं से जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री लेती है. और हमने ऑलरेडी पढ़ाया था कि पोलन ट्यूब कहाँ से जनरेट होती है पोलन ग्रेन्स में, जर्म पोर से ये अराइज होती है. और जर्म पोर एक ऐसा अपर्चर होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है. The first end is the micropyle end and the last one is the chalaza end. It is the basal part of the ovule. और ये जो दूसरा एंड है ये क्या है, ओव्यूल का सबसे जो बेसल पार्ट है इसको हम chalaza end बोलते हैं. And the one more term here used is nucellus. It is the mass of cells enclosed into the integument. तो जब हमने integument की बात करी थी तो ये एक सेल्स का मास है जो कि इंटीग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं. एंड इट हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व. और इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व भी प्रेजेंट होता है.
The embryo sac or the female gametophyte is located in the nucellus, generally one formed from the megaspore through the reductional division, that is meiotic division. यानी कि जो एम्ब्रियो सेक है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं और ये किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, इस न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसीजर. It is the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell by the mitotic division. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको कॉमनली हम एमएमसी भी बोलते हैं, माइटोसिस के प्रोसीजर से. इट टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल. और बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसीजर है वो कहाँ पे होता है. द करेक्ट आंसर इज इट टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल. द ओव्यूल डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द 1 MMC. तब यहाँ पे जो ओव्यूल है वो डिफ्रेंशिएट होगा और यहाँ से 1 मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी. द MMC अंडरगोज द meiotic डिवीजन एंड द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राइड भी बोलते हैं. यानी कि अब ये जो MMC है इसके अंदर meiotic डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और फिर इस meiotic डिवीजन की हेल्प से यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी. क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि जो meiotic डिवीजन होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हैप्लॉइड यहाँ पे हो जाएगा. हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और n का मतलब होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो अब यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिसको हम मेगास्पोर टेट्राइड बोल रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन हुई है. Out of 4, the 1 develop into the female gametophyte and rest of the 3 will degenerate. यानी कि इन 4 में से जो एक मेगास्पोर होगा वो तो फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा और जो बाकी के 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. और ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन हो रही है सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर से. इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से. द फॉलोइंग चेंजेस लीड टू द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो अब हम देखेंगे कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता कैसे है. द न्यूक्लियस अंडरगोज द माइटोसिस. और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से क्या होगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होगी. यानी कि 1 से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक की यहाँ फॉर्मेशन हुई. Then the second mitotic division takes place and it leads to the formation of 4 nucleate embryo sac. फिर उसके बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ 2 से कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनेंगे. एंड एट लास्ट द थर्ड माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड दैट लीड्स टू अल्टीमेटली 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक. यानी कि पहले 1 से 2 बने, 2 से फिर फर्दर 4 बने और 4 से फिर जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उससे अल्टीमेटली 8 की फॉर्मेशन हुई. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर दैट द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तब जब ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएंगे तो फिर इसके बाद में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो होगी. द 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंड्स द सेल वॉल एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटिस. तब जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद एम्ब्रियो सेक बनेगा. अब ये जो टोटल 8 न्यूक्लियाई बने हैं इनमें से 6 के आर पार तो सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन जो बाकी के 2 न्यूक्लियाई हैं उनके पास में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी और ऐसो को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई. एंड दीज आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटिस. सो 3 cells at the micropyle end forms the egg apparatus that consists of 2 synergid and 1 egg cell. यानी कि अब जो 8 सेल्स जो 7 सेल्स बनी हैं इनके अंदर अब हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेल बनी हैं. जो 3 सेल हैं वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जाएंगी और वहाँ जाके एग एपरेटस की फॉर्मेशन करेंगी. अब एग एपरेटस के अंदर 3 सेल हैं तो कौन कौन सी सेल्स होंगी, इन 3 में से 2 तो सिनर्जिड्स होंगे और 1 एग सेल होगी. और ये जो सिनर्जिड्स हैं इनका फंक्शन होता है कि जो पोलन ट्यूब आ रही है उसको गाइड करते हैं ये एग सेल के अंदर. नाउ द 3 cells एट द चलाजा एंड फॉर्म्स द एंटीपोडल सेल. अब जो 3 सेल होंगी जो चलाजा एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगी वो क्या बनाएंगी, एंटीपोडल सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी. एंड द 1 इज सेंट्रल सेल दैट कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई. और फिर एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होगी जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाइज की फॉर्मेशन करेगी. यानी कि अगर ये हमारा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 3 सेल प्रेजेंट हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स बोल रहे हैं. और यहाँ पे एक एग एपरेटस प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 सेल हैं जिनमें से ये 2 तो सिनर्जिड्स हैं और ये एक
एग सेल है और यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं. The 3 cells of the egg apparatus, 3 antipodal cells plus 1 central cell that contains 2 nuclei ultimately leads to the 7-celled and 8 nucleate stage. यानी कि 3 इसकी 3 एंटीपोडल सेल प्लस एक सेंट्रल सेल टोटल मिला के बनी 7 सेल. लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है वहाँ पे 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है तो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्टेज की फॉर्मेशन हुई. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. डिफाइन हाउ द ओव्यूल इज अ 7-celled and 8 nucleate stage. So here we have considered half of the chapter and we will discuss about the remaining half chapter in the next portion of this video. So till then stay tuned, and if you have liked our video then please do not forget to like, share and subscribe, because your every subscription matters to us a lot, and also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.